आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर लहराते एक विशाल केसरिया ध्वज की तस्वीर पर सबकी नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ध्वज को फहराया है। अब कुछ लोगों के लिए ये 70 साल के संघर्ष का एक विजयी अंत है, और दूसरों के लिए शायद धर्म और राजनीति के घालमेल का एक और बड़ा उदाहरण। बिल्कुल। तो आज हम इसी एक घटना के धागे खोलकर देखेंगे कि ये असल में किस कहानी का अंत है और कौन सी कहानी की शुरुआत। और यही आज हमारा मकसद है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हुआ क्या, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसके गहरे मायने क्या हैं। इस समारोह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को खंगालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका आने वाले समय पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। बुनियादी तथ्यों से। आज सुबह अयोध्या में जो हुआ वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था। नहीं, उसे एक बहुत ही खास समय पर किया गया। उसे अभिजीत मुहूर्त कहा जा रहा है और आज विवाह पंचमी भी है। हाँ, और ये अभिजीत मुहूर्त कोई आम समय नहीं है। ज्योतिष में इसे एक बहुत शक्तिशाली और कह सकते हैं दोष रहित समय माना जाता है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि इस मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी काम हमेशा सफल होता है, क्योंकि इस समय सूर्य आकाश के ठीक बीच में होता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और दिलचस्प बात यह भी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म भी इसी मुहूर्त में हुआ था। बिल्कुल। तो समय का चुनाव भी अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। और ये ध्वज, ये भी कोई आम ध्वज नहीं है। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये केसरिया रंग का एक समकोणीय त्रिभुज के आकार का ध्वज है, जिस पर सूर्य, ओम और एक कुविदार वृक्ष का प्रतीक बना है। इसके आकार को लेकर थोड़ी अलग अलग बातें हैं। कोई इसे 10 गुना 20 फीट बता रहा है, कोई 22 गुना 11 फीट। वो तो ठीक है, पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इसे रक्षा मंत्रालय के मानकों के हिसाब से बनाया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रक्षा मंत्रालय के मानकों का इस्तेमाल सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए नहीं है कि ध्वज मजबूत हो और मौसम की मार झेल सके। नहीं, ये एक प्रतीकात्मक इशारा भी है। ये मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव और शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। मतलब जैसे सेना का ध्वज होता है। बिल्कुल। जैसे सेना का ध्वज राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है, वैसे ही इस ध्वज को भी एक तरह की आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक बनाने का प्रयास दिखता है। ये तो बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। और उसमें बने प्रतीकों का क्या? ओम और सूर्य तो हम समझते हैं, लेकिन ये कोविदार वृक्ष क्या है? ये तो उतने आम प्रतीक नहीं है। नहीं है, और इसीलिए ये खास है। अच्छा। रामायण की कई कथाओं और व्याख्याओं में कोविदार वृक्ष का संबंध भरत से और अयोध्या के राज चिन्ह से जोड़ा गया है। ओह। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि राम के शासन, उनके वंश और अयोध्या की विरासत की निरंतरता का प्रतीक है। तो इस ध्वज पर ओम आध्यात्मिक शक्ति का, सूर्य ऊर्जा का और कोविदार वृक्ष उस राजवंश की ऐतिहासिकता का प्रतीक है, जिनके आराध्य राम हैं। वाह, तो मतलब हर छोटी से छोटी चीज बहुत सोच समझ कर चुनी गई है। बिल्कुल। और इस पूरे आयोजन को जनवरी में हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर निर्माण के पूरा होने का एक औपचारिक संकेत माना जा रहा है। हाँ, मैंने भी यही सुना। हिंदू मंदिर परंपरा में ध्वजारोहण का यही मतलब होता है ना? ये सिर्फ एक झंडा फहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का ही एक अगला चरण है। जैसे किसी घर में गृह प्रवेश के बाद छत पर एक कलश रखा जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये उसी विचार का एक भव्य और सार्वजनिक रूप है। ये घोषणा है कि अब ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि देवता का जागृत घर है। और ये ध्वज उस घर का पता बन जाता है। हाँ, एक तरह का आध्यात्मिक लैंडमार्क जो दूर से ही भक्तों को अपनी ओर बुलाता है। ये धर्म की विजय और देवता की उपस्थिति का स्थायी प्रतीक है। और जब आप कहती हैं कि ये धर्म की विजय का प्रतीक है, तो आज के भारत में धर्म का कोई भी बड़ा प्रतीक राजनीति से अछूता तो नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने इसे सीधे सीधे एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश बना दिया है ना। निश्चित तौर पर जब राष्ट्र का सर्वोच्च निर्वाचित नेता एक धार्मिक अनुष्ठान का नेतृत्व करता है, तो वो अनुष्ठान सिर्फ धार्मिक नहीं रह जाता, वो एक राष्ट्रीय आयोजन बन जाता है। सत्तारूढ़ दल और उसके समर्थकों के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये उनकी विचारधारा की सफलता का उत्सव है। और ये संदेश देता है कि देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना उनकी प्राथमिकता है। हाँ, और ये उनके मुख्य वोट बैंक को भावनात्मक रूप से लामबंद करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका भी है। तो ये एक पक्ष हुआ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। वो लोग जो इसे एक अलग नजर से देखते हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? हाँ,
और वो पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो लोग धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं या विपक्ष में हैं, वे इसे धर्म और राजनीति के बीच की जो रेखा है उसको धुंधला करने के कदम के तौर पर देखेंगे। सवाल उठाएंगे। बिल्कुल। वे सवाल उठाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री, जो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं, को किसी एक धर्म के अनुष्ठान में इस तरह मुख्य भूमिका निभानी चाहिए? क्या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ऐसे आयोजन के लिए होना चाहिए? तो ये घटना एक तरह से एक शीशे की तरह काम करती है। जो जैसा है उसे वैसा ही इसमें दिखता है। सही कहा। समर्थकों को अपनी जीत दिखती है और आलोचकों को अपने डर का सबूत। ये देश में पहले से मौजूद राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा कर देती है। इस ध्रुवीकरण की बात से मुझे सुरक्षा इंतजामों पर ध्यान जाता है। जाहिर है, इतने बड़े और संवेदनशील आयोजन के लिए सुरक्षा बहुत बहुत कड़ी थी। अरे, अयोध्या को एक किले में तब्दील कर दिया गया था। हजारों सुरक्षाकर्मी, एनएसजी और एटीएस जैसी विशेष टीमें, ड्रोन से निगरानी, चप्पे चप्पे पर चेकिंग। ये सिर्फ वीवीआईपी सुरक्षा का मामला नहीं है। नहीं, ये उस जगह के प्रतीकवाद से जुड़े जोखिम को भी दिखाता है। हाँ, सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ भौतिक खतरे को नहीं देख रही थीं, बल्कि किसी भी छोटी मोटी घटना को जो इस पूरे आयोजन के संदेश को खराब कर सकती है, उसे रोकने पर भी उनका ध्यान था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो अक्सर बड़ी खबरों में खो जाता है। कौन सा? जब किसी शहर को इस तरह हाई सिक्योरिटी जोन बनाया जाता है, तो वहां के आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? उनका व्यापार, उनकी आवाजाही, सब कुछ प्रभावित होता है। हाँ, और आपने मीडिया कवरेज की बात की। क्या मेनस्ट्रीम कवरेज और डिजिटल या स्वतंत्र मीडिया की कवरेज में कोई बड़ा फर्क देखने को मिला? बहुत बड़ा। अगर आप टीवी चैनल्स देखें तो वहां दिन भर लाइव कवरेज, भक्ति और उत्सव का माहौल था। इसे एक राष्ट्रीय त्योहार की तरह पेश किया गया, जिसमें गौरव और उपलब्धि का भाव था। बिल्कुल। कैमरा एंगल ध्वज पर, प्रधानमंत्री पर और उत्साहित श्रद्धालुओं पर केंद्रित थे। लेकिन अगर आप कुछ यूट्यूब चैनलों या स्वतंत्र न्यूज पोर्टल्स पर जाएं, तो आपको एक दूसरी तस्वीर मिलती है। कैसी तस्वीर? वहां आपको उन स्थानीय लोगों से बातचीत मिलेगी जो सुरक्षा के कारण अपनी दुकान नहीं खोल पाए। अच्छा। या उन गलियों की कहानियां जो मुख्य रामपथ से दूर हैं और जहां विकास शायद अभी उस रफ्तार से नहीं पहुंचा है। वहां आपको इस आयोजन के संवैधानिक पहलुओं पर ज्यादा विश्लेषण मिलेगा। तो एक ही समय में आपको दो अलग-अलग अयोध्या की तस्वीरें मिलती हैं। हाँ, और दर्शक अपनी विचारधारा के हिसाब से चुन लेता है कि उसे कौन सी देखनी है। और सोशल मीडिया पर तो ये विभाजन और भी साफ दिखता होगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर तो ये एक युद्ध की तरह होता है। एक तरफ समर्थक हैशटैग्स के साथ भावनात्मक पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं, जैसे #अयोध्या ध्वजारोहण या कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ आलोचक काउंटर नैरेटिव और विश्लेषण के साथ संवैधानिक मूल्यों पर सवाल उठाते हैं। और यहीं पर गलत सूचना का खतरा सबसे ज्यादा होता होगा। सबसे ज्यादा पुरानी तस्वीरें, भीड़ के बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए आंकड़े या किसी बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करना बहुत आम हो जाता है। तो इस सब को समेटते हुए अगर हम आगे देखें तो इस एक दिन की घटना का दूरगामी प्रभाव क्या हो सकता है? इसके कई स्तरों पर प्रभाव होंगे। सांस्कृतिक रूप से ये राम मंदिर आंदोलन के समर्थकों के लिए एक अध्याय के पूरा होने जैसा है। ये उस आंदोलन की औपचारिक पूर्णता का प्रतीक है जो राम कथा पर केंद्रित दूसरे सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों को और मजबूत कर सकता है। और राजनीतिक तौर पर क्या इसका असर लंबे समय तक रहेगा? देखिए, राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ दल को इसका अल्पकालिक फायदा तो मिलता ही है। मीडिया में पॉजिटिव कवरेज और समर्थकों में उत्साह का माहौल बनता है। लेकिन लंबा असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसे दूसरे मुद्दों पर सरकार का प्रदर्शन कैसा रहता है और विपक्ष इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति का जवाब कैसे देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समारोह भारत में धर्म और राज्य के बीच के रिश्ते को लेकर चल रही बहस को और तेज करेगा। ये एक भविष्य के लिए मिसाल कायम करता है। और अयोध्या शहर पर भी तो इसका सीधा असर पड़ेगा। हाँ, निश्चित तौर पर। एक तरफ अयोध्या में तीर्थ यात्रा, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, टैक्सी वाले सबके लिए नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि शहर के प्रशासन और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ेगा। लाखों लोगों के लिए साफ पानी, सफाई, यातायात और रहने की व्यवस्था करना ये एक बहुत बड़ी और निरंतर चुनौती होगी। इस विकास को टिकाऊ और संतुलित बनाना सबसे मुश्किल काम होगा।
बिल्कुल। तो इस घटना के बाद हमें आगे किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए? क्या देखने लायक होगा? कुछ बातें अहम होंगी। पहली, इस आयोजन पर विपक्ष की औपचारिक प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या वे इसे संसद में उठाते हैं? हाँ, क्या वो इसे संसद में या राष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं या ऐसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं? दूसरी, सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि वे जमीनी स्तर पर तनाव पैदा कर सकती हैं। और सबसे जरूरी, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर ट्रस्ट की अगली घोषणाएं क्या होती हैं? क्या वे किसी नए त्योहार, किसी विस्तार योजना या तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा करते हैं? ये कदम बताएंगे कि यह संस्था भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ने की सोच रही है। तो आज हमने अयोध्या में हुए ध्वजारोहण समारोह को कई अलग-अलग चश्मों से देखा। ये एक गहरा धार्मिक अनुष्ठान है, एक शक्तिशाली राजनीतिक संदेश है, एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट है, और दशकों से चले आ रहे एक ऐतिहासिक क्रम का समापन भी। बिल्कुल। और ये अपने पीछे सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। क्या? जब कोई प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र का एक बड़ा टेलीविजन पर 24 घंटे प्रसारित होने वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम बन जाता है, जी, तो ये उस राष्ट्र की पहचान और उसकी आत्मा के बारे में क्या कहता है? और भविष्य के लिए ये किस तरह के उदाहरण स्थापित करता है? हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है।